बीए प्रथम वर्ष के समस्त छात्रों को मैं आज राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं बताऊंगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाला यानी कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो पाठ्यक्रम में जो शामिल किया गया है उन सब की चर्चा आज हम करेंगे। देखेंगे कि द्वितीय प्रश्न पत्र में कौन कौन से टॉपिक जुड़े हुए हैं, कौन कौन से तथ्य शामिल है, उन सब की चर्चा करते हैं। और इसके अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान की चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए तमाम सारे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो हम इस सिलेबस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं इस सिलेबस के माध्यम से कौन कौन से तथ्य द्वितीय प्रश्न पत्र में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, कौन कौन से अध्याय शामिल किए गए, उनकी क्या उपयोगिता है, उनका क्या महत्व है, इन सब की चर्चा हम आज के इस क्लास में करेंगे और देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम है और इस टॉपिक का नाम है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान। यानी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आया जाता है। यानी कि 1857 की बात करें जहां से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है और तब से आज तक अर्थात वर्तमान भारतीय संविधान की परिस्थिति क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। ये सब चीजें इनका जिक्र किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले चैप्टर के माध्यम से क्या बताया गया। पहले चैप्टर में क्या बताया गया है कि रखा गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी इसके अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का जिक्र करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्ययन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ, जन्म के समय ये इसके कितने सदस्य थे और उस समय जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया वो किसने किया था, यानी W.C. बनर्जी ने, और कौन महासचिव था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से लेकर और वर्तमान तक की परिस्थितियों का सारा अध्ययन इस चैप्टर के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, द्वितीय चैप्टर के अंतर्गत देखते हैं 1858 ईस्वी का महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र और भारत शासन अधिनियम 1858। यानी 1858 की विक्टोरिया का घोषणा पत्र और भारत शासन अधिनियम 1858, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी, विस्तार से इसका अध्ययन होगा। इसको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से तथ्य उस भारतीय इतिहास के दायरे में रहकर काम कर रहे थे और उस समय क्या है भारत की जो राजनीति थी, भारत का जो एक आंदोलन का परिवेश था वो किस रूप में था, ये सारा अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919, जिसकी चर्चा की जाती है कि जो शिक्षा का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में लागू हुआ था वो क्या है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसका क्या महत्व है, उन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1919, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 क्या है, उसके क्या प्राविधान है, वो कौन से उसके महत्व है, इन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं अगले चैप्टर में है जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं प्रभाव तथा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उससे क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, और खिलाफत आंदोलन क्या है और एवं असहयोग आंदोलन क्या है। खिलाफत आंदोलन की अगर हम चर्चा करें तो इसके जो शौकत अली और अली बंधुओं के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन को प्रासंगिकता दी गई, जो तुर्की में वो वहां के सुल्तान के समर्थन में ये कदम उठाया गया था खिलाफत आंदोलन का। और फिर असहयोग आंदोलन की बात की गई है।
असहयोग आंदोलन के 1920 में जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1920 में असहयोग आंदोलन, उसकी चर्चा इसके माध्यम से की जाएगी, इस चैप्टर के माध्यम से की जाएगी। इसी क्रम में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 में चलाया गया था। इसे हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसे कहते हैं नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था कि विनय पूर्वक आज्ञाओं का अवहेलना करना, अर्थात उस समय जो सरकार थी उनकी आज्ञा का विनय पूर्वक अवहेलना करना है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। इस सब की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, नए तथ्यों को आप तक पहुंचाएंगे। अब आगे देखते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया और भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू हुआ। ठीक, तो क्रिप्स मिशन की बात करते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम बात करें तो ये दोनों से जुड़े हुए जितने तथ्य हैं उन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, और ये आंदोलन को कहा गया था एक ऐसा आंदोलन था जिसमें भीड़ ने स्वतः अपना नेतृत्व किया। इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं था। उस समय जितने भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता थे सबको जेल में डाल दिया गया था। तो नहीं कह लीजिए कि 1942 का आंदोलन क्या था और उस समय गांधी जी जैसे महान नेताओं के क्या विचार थे। गांधी जी ने उसी समय कहा था डू एंड डाई, यानी करो या मरो की स्थिति भारतीय समाज के पास थी, भारतीय लोगों के पास थी कि अब आजादी के लिए कुछ भी करो। उन्होंने एक नारा बोला था, कहा था। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया, इसकी पूरी जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू हुआ, इसका क्या महत्व था, ये कितना कारगर सिद्ध हुआ, ये सारी चीजें, सारे तथ्यों का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए हैं कि भारतीय संविधान कैसे बना, भारतीय संविधान सभा क्या थी, भारतीय संविधान की प्रमुख बातें क्या क्या थी और भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या थे। इन सारे तथ्यों का अध्ययन करेंगे और प्रेम्बल क्या है, यानी कि प्रस्तावना क्या है, इस सब का इसका जिक्र हम इसके अंतर्गत करेंगे। क्योंकि कहा गया है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में ही उस पूरे संविधान की समरी है, अर्थात एक सारांश है। ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर भारतीय संविधान का हृदय कहा गया है तो किसको कहा गया है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया। ठीक, तो हम ये देख सकते हैं कि इन तथ्यों के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से हम पूरी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान क्या है, उसके स्रोत क्या है, उसको बनने में कितना समय लगा, उसके अध्यक्ष कौन है और उसके उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ, अस्थायी अध्यक्ष कौन है, स्थायी अध्यक्ष कौन है। ये सारी चीजें, सारी बातों का अध्ययन हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं अगले तथ्यों की बात जानकारी ले। तो इसमें देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की जब विशेषताओं का जिक्र करें तो देखते हैं कि भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं में सबसे प्रमुख रूप से अगर चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है, यदि कि सबसे व्यापक संविधान है। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे थे। तो विशेषताओं का जिक्र करते हुए हमने देखा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न विशेषताएं शामिल की गई, जिसमें से भारतीय संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान है,
भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला संविधान है। भारतीय संविधान लिखित एवं अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायपालिका है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। यानी कुल मिला के कह लीजिए भारतीय संविधान की लगभग 20-22 विशेषताओं का जिक्र किया जाता है, जिसकी चर्चा की जाती है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के माध्यम से अब तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जिसकी जो भारतीय संविधान का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जो प्रमुख नागरिक है, वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के अंतर्गत राष्ट्रपति की निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यता, उसके कार्यकाल, उसके वेतन भत्ते, उसकी कार्य एवं शक्तियां, इन तमाम सारी तथ्यों का हम अध्ययन इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर और 62 तक जो चर्चा होती है वो राष्ट्रपति की चर्चा होती है, और 63 से और लेकर का लगभग 70 तक की चर्चा जो उपराष्ट्रपति से संबंधित या मंत्रिपरिषद से संबंधित जिक्र की बात होती है, चर्चा की जाती है। ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे तथ्यों का अध्ययन इस टॉपिक के माध्यम से हम ठीक। अगला जो टॉपिक हमारा है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। अब इसमें हम जिक्र करते हैं संघीय कार्यपालिका की। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधान मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, इसका जिक्र किया जाता है, इसकी चर्चा की जाती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस तरह से होगी और मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाएगी, किस प्रकार से चुनाव होंगे और राष्ट्रपति किस प्रकार से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को आमंत्रित करेगा, इसके क्या क्या प्राविधान हैं, इनकी कौन, इसका अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, मंत्रिपरिषद कितने पार्टों में बटा है, कैबिनेट मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के रूप में इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से संबंधित सारे तथ्यों का अध्ययन इस चैप्टर के माध्यम से किया जाएगा, आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण है। आगे हम चर्चा करते हैं, अगला है संसद, जिसे हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा की जाएगी। किसकी किसकी होगी, लोकसभा और राज्यसभा की बात होगी। इसके अंतर्गत लोकसभा में 552 अधिकतम सदस्य होंगे और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्यों का जिक्र होता है। ये दोनों सदन मिलाकर एक संसद का निर्माण होता है। भारत का जो संपूर्ण निर्णय लिया जाता है संसद के दोनों सदनों के माध्यम से ही होता है, और जो भी कानून बनता है उसमें प्रमुख रूप से संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होता है। तो ऐसे नियम कानून को कानून माना जाता है। ठीक, तो इस आधार पर कह सकते हैं हमारे यहाँ संसद संप्रभु है और सारे जो निर्णय लिए जाते हैं संसद के द्वारा लिए जाते हैं। अगला है तो इससे जुड़े हुए जितने तथ्य हैं इनकी सारी जानकारियां हम इस चैप्टर के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अब आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है, और उसमें लगभग उस वर्तमान में वो 34 न्यायाधीश हैं, एक प्रमुख और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, और उनके ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। और ये इसी के अंतर्गत न्यायिक पुनराविलोकन का जिक्र किया जाएगा कि न्यायिक पुनराविलोकन क्या है, एवं न्यायिक सक्रियतावाद, यानी कि न्यायपालिका कितनी सक्रिय है। ये सारे तथ्यों का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, न्यायिक पुनराविलोकन क्या है एवं न्यायिक सक्रियतावाद क्या है। इस सब की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अगला चैप्टर हमारा है वो है राज्यपाल, जिसे हम गवर्नर की बात करते हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल से जुड़े राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, उसकी कार्य एवं शक्तियां कौन कौन से हैं, वो तमाम सारे प्रावधान, उस पर क्या प्रतिबंध क्या क्या है, अनुबंध क्या है, उसे कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हैं, इन सब का जिक्र इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अगला चैप्टर हमारा है राज्य कार्यपालिका की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की चर्चा होती है। इसमें वही टॉपिक
वही चीज दिखाई गई। मंत्रिपरिषद में कौन कौन से स्तर के मंत्री होंगे, कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के, और उप मंत्री होंगे, और मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, उसके कार्य एवं शक्तियां क्या हैं, ये तमाम सारे तथ्यों से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। इसका अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से कराएंगे, आपको विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे और आप तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं राज्य व्यवस्थापिका, विधानसभा एवं विधान पार्षद की बात करते हैं। यानी कि राज्य व्यवस्थापिका की बात करें, चाहे वो विधानमंडल हम कह लेते हैं, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा, कहीं पर विधानसभा होगी, कहीं पर विधान परिषद होगी और कहीं पर नहीं होगी। भारत के लगभग 6 राज्यों में विधान परिषद है और बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो इन सारे तथ्यों को लेकर हम इस चैप्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, आपको इससे अवगत कराएंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से सदन है और उसे किस रूप में जाना जा सकता है, तो जिसे हम जानते हैं कि विधान परिषद के रूप में उसकी चर्चा की जाती है, विधानसभा और विधान परिषद, इसे हम विधानमंडल कहते हैं। अब आगे देखते हैं संघीय व्यवस्थापिका की प्रकृति, अर्थात संघीय व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, बनावट कैसी है, उस सब की चर्चा हम इसके अंतर्गत देखेंगे और सब जिक्र करेंगे कि कौन किस प्रकार से है। तो इस चैप्टर के माध्यम से संघीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और लास्ट में चैप्टर हमारा निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधार की बात करता है कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है और जो इलेक्शन में जो नए नए सुधार आ रहे हैं उन सब की चर्चा इन चैप्टर के माध्यम से हम करेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो ये रहा हमारा बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र का एक सिलेबस है, जिसे पाठ्यक्रम कह लीजिए। तो ये आपके सामने एक ये उल्लिखित है, इसका अध्ययन, इसी के अंतर्गत हम द्वितीय प्रश्न पत्र के संपूर्ण राजनीति विज्ञान का हम अध्ययन करेंगे और आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे, आपको इससे अवगत कराएंगे। तो ये हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है यही इतना ही है, इतना सीमित है। तो ये जानकारी मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। अगले क्लास में मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।